हाय गाइस, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खास करके कक्षा 10वीं के प्रिय विद्यार्थी मित्रों, मैं हूं नसरीन बेगम। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए, दिल और दिमाग से, ताकि आपको इम्पोर्टेंट लेसन्स क्या है, लेसन में इम्पोर्टेंट क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन किस तरह के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, आखिर वो क्वेश्चन में, वो लेसन में किस तरह की कहानी है, आखिर क्या हमें उस लेसन में बताया गया है। अगर आपको लेसन का नेम याद नहीं है, अगर वो लेसन के राइटर कौन है याद नहीं है, अगर वो लेसन में क्या कहा जा रहा है ये याद नहीं है, तो आप बोर्ड एग्जाम में सही से आप आंसर लिख नहीं सकेंगे, या तो आप एग्जाम में सही से पूरी तरह से मार्क्स अच्छे से पा नहीं सकेंगे। लिखना क्या यही समझ में नहीं आएगा तो आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा। आपको पता है हिंदी मैम ने जो भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कराया, जो भी लेसन में इम्पोर्टेंट बताया, तो वो ज़रूर ऐसे 1 के एग्जाम में आएगा, ऐसे 2 के एग्जाम में भी आएगा, बोर्ड एग्जाम में भी आएगा 100%। तो इसीलिए सबसे पहले आप पूरी तरह से वीडियो के अंत तक दिल और दिमाग से बने रहें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बॉडी प्रेजेंट और माइंड अपसेट। तो इसीलिए आप 100% मेरे साथ बने रहिए। यानी कि हिंदी मैम का कहना क्या है, आप जिस तरह क्लास में हम बार बार याद दिलाते हैं आपको कि हाँ आप होश में रहिए, सीधा बैठिए, बूढ़ों की तरह यूँ नहीं बैठना है। स्टूडेंट है तो एकदम प्रॉपरली, एकदम अटेंशन के साथ पूरी तरह से, जैसे मैं अपनी क्लास में आपको लेसन एक्सप्लेन करती हूँ उसी तरह मैं अपने वीडियो में भी लेसन एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो इसीलिए मेरे वीडियो के साथ आप अंत तक बने रहना है और इम्पोर्टेंट क्या है बोर्ड एग्जाम के लिए ये अच्छे से समझना भी। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ताकि आपको बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आसानी हो। मैम ने जब वीडियो में ये सारी चीज़ें बताई हैं तो ये ज़रूर एग्ज़ाम के लिए आएंगी। और डेली हर दिन मैं शेयर करने के लिए, कुछ स्टूडेंट के नंबर मेरे पास अवेलेबल है, कुछ स्टूडेंट के नहीं है, तो इसीलिए आप अगर मेरा चैनल देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो डेली मैं जो वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बना रही हूँ, चाहे वो ग्रामर के हो, फिर या तो आपके लेसन्स के हो, या पोएम के हो, या उपवाचक पे से हो, आखिर किस तरह की आपको स्टडी करनी है बोर्ड एग्जाम के लिए, आप हिंदी के पेपर में आखिर क्या लिखना चाहिए, ये आसान से आसान तरीके में मैं पूरी तरह से कंप्लीट करा रही हूँ। तो अंत तक वीडियो में बने रहना है और ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो देखिए आज के लिए मैं क्या बताना चाहती हूँ। आज के लिए मेरा लेसन है, क्योंकि मैंने पहले वीडियो में फर्स्ट हिंदी का सुंदर भारत लेसन एक्सप्लेन कर दिया है, उसके बाद नेताजी का चश्मा भी कर दिया है, उसके बाद मंगल मानव मशीन उपवाचक भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो आप अगर बुक खोल के पढ़ेंगे नहीं तो कम से कम हिंदी मैम का वीडियो लगाकर उसको अच्छे से गौर से दिल और दिमाग से सुन लीजिए और समझ लीजिए, ताकि आपको पढ़ने में आसानी होगी। तो आज की इस वीडियो में हम देख रहे हैं, देखो लेसन नंबर 4, यानी कि ये क्या है, कविता है। क्या है, एक कविता है, इसका नाम है कवि। क्या है अपनी कविता का नाम, कवित है। इस कविता में हमें क्या देखना है, इस कविता के जरिए लेखक हमें क्या बताना चाहते हैं। देखो कविता में पद्माकर जी, कौन है इसके राइटर, पद्माकर। कौन है, पद्माकर जी हमें क्या बताना चाहते हैं, हमें क्या बोलना चाहते हैं, हमें ये देखना है इस कविता के जरिए। तो पद्माकर जी के इस कविता में बहुत ही आसान तरीके से हम समझेंगे। मैम ने पढ़े तो हमको बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा, फिर इसमें क्या था, ये वर्ड्स कैसे है, ये सेंटेंस, इसकी वाक्य रचना कैसी है, इस तरह आप बोलते रहते हैं। तो इसीलिए मेरे साथ बने रहिए और इस लेसन को अच्छे से समझ लीजिए। तो आइए, अगर आपके पास रीडर है तो आप रीडर खोले रखना है कि टीचर कहाँ से बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, कुछ थोड़ा सा आपको और भी हिंट मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, लेसन नंबर 4 कवित से। कवित ये कैसी, कौन सी कविता है, एक प्रकृति पर डिपेंड। पद्माकर हमें हमारी प्रकृति, इस धरती की सुंदरता को बताना चाहते हैं। सबसे पहले वो उन्मुखीकरण में बताना चाहते हैं। देखो ये रहा अपना 10th का रीडर, और इसी में से मैं ये लेसन नंबर 4 कविता है, ये जो एक इस कविता को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपके साथ। तो देखिए इस कविता के कवि कौन है, कहा मैंने, पद्माकर। कौन है, पद्माकर। लेसन नेम क्या है, इस कविता का नाम क्या है, कवित, और कविता के लेखक कौन है, पद्माकर। ये 2 चीजें आपको 100% याद रखनी है कि कविता का नाम अगर लिएगा तो उसके राइटर कौन है,
अगर मैंने राइटर पूछा पद्माकर ने हमें पाठ्यक्रम में क्या दिया गया है, तो कविता कहना। यानी कि दो चीजें मेरे साथ साथ आप याद रखना है कि फला लेसन का नाम फला है और उसके राइटर ये, कविता का नाम ये है, कविता और कविता के राइटर कौन है, पद्माकर जी। ये साथ ही साथ स्टडी मेरे साथ ही करना है। कुछ चीजें आपको मेरे साथ ही याद हो जाएगी, आप दिल और दिमाग से मेरे साथ बने रहिए और रिवाइज करते रहिए। मैं जिस तरह बोल रही हूँ, सवाल पूछ रही हूँ, उसी तरह मेरे सवाल के साथ बने रहना है। अगर कोई डाउट है तो इमीडिएटली कमेंट में आप शेयर करना है मेरे साथ। मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर आपको उस डाउट का क्लैरिफाई जरूर कराऊंगी। तो देखिए, आज के इस कविता में पद्माकर हमें क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। पद्माकर जी ने प्रकृति की सुंदरता, ये प्रकृति कितनी अजीब है, ये धरती कितनी अजीब है, यहाँ पे कितनी चीजें अजीब गरीब हैं, यहाँ की ये प्रकृति में कितनी दिन है। ये धरती को हम जितना खोदते जाएंगे, जितना देखते जाएंगे, जितना सर्च करते जाएंगे, रोज एक नई चीज हमें दिखाई देती है। हर रोज एक नया प्रयोग हमें मिलता है। यानी कि दुनिया में, हमारे देश में, हमारी इस दुनिया में बहुत सारे साइंटिस्ट है, लेकिन हर एक ने अलग अलग रिसर्च किया, तो किसी को कोई चीज एक अलग तरीके की, एक अलग जरिए की मिलती गई। तो लेखक क्या कहते हैं, ये धरती एक खनिजों का ढेर है, एक खनिज है, इनका क्या है, संसार है। यहाँ पे एक इतना खजाना है कि हर तरह के अलग अलग खनिजें हमें मिलते हैं। जैसे कि पेट्रोल है, सोना है, चांदी है, लोहा है, ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिले, धरती में से। पानी है, ये कहाँ से मिला, हमें धरती में से मिला। तो ये सारे चीजें हमें लेखक बताना चाहते हैं कि ये धरती की, ये प्रकृति की हमारे ऊपर कितनी देन है, हमारे ऊपर कितने एहसान है, ये हमें इस कविता के जरिए बताना चाहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लेखक ये कहना चाहते हैं कि ये धरती क्या है, माँ है हमारी। क्या है, धरती माँ है। देखो, एक माँ बच्चे को जिस तरह प्यार देती है, उसी तरह धरती हमें प्यार देती है। हम इस पे खाते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, सोते हैं, हर चीज हमारी धरती पर डिपेंड है। धरती हमें कुछ कहती क्या, ये आपने गंदा किया है, ये आपने पानी फेंक दिया, यहाँ पे आपने कचरा कर दिया है, यहाँ पे आपने वॉशरूम कर दिया है, आज यहाँ पे नहीं बैठना, इस तरह के वर्ड्स हमें यूज करती है कि नहीं, हर चीज को वो बर्दाश्त करती है। तो यही चीज हमें इस कविता में लेखक पद्माकर बताना चाहते हैं कि इस कविता में ये जो धरती है, ये जो जमीन है, धरती किसे कह रही हूँ, देखो मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि आंसर में आपको धरती वाला वर्ड ही यूज करना है। आप बुक की लैंग्वेज में अगर आंसर लिखेंगे तो आपको 100% मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे, आपके मार्क्स और अच्छे से मार्क्स मिलेंगे। और लिखते समय आप राइटिंग का ख्याल रखना है, ये बात मैं अक्सर आपको याद दिलाते रहती हूँ। तो आप राइटिंग का भी बहुत ज़रूरी बात है कि लैंग्वेज सब्जेक्ट है तो आपको राइटिंग का ख्याल रखना है। तो इसी तरह, इसीलिए धरती किस लिए कह रही हूँ मैं, इस जमीन को कह रही हूँ। तो जमीन हमारे लिए क्या है, एक माँ की तरह है। उसका प्यार इतने, उसकी ममता इतनी अपार है, जैसे कि एक बच्चे को अपनी माँ प्यार देती है, उसी तरह ये धरती हमें प्यार देती है। तो इसके राइटर कौन है, पद्माकर जी है। पद्माकर जी एक कौन से वंश से थे, कवीश्वर वंश से थे। उनके पिता से, उनके खानदानी, जैसे कि हमारे खानदानी बिजनेस होता है, कोई दुकान चलाते हैं, बड़े बड़े कोई शॉप चलाते हैं, किसी की मॉल होती है, किसी का होटल होता है, किसी का कोई बिजनेस होता है। इसी तरह खानदानी जो बिजनेस होता है, वो उसी तरह के हमारे संसार में, हमारे खानदान में एक नाम रोशन होता है कि फला नाम से फला लोगों को पहचाना जाता है। तो इसी तरह लेखक के घर में कौन थे, उनके पूर्वज जो थे कविता लिखने वाले थे, पोएम्स लिखने वाले थे। तो उनकी पहचान किस तरह होती है, एक कवीश्वर, यानी कि उनके खानदान को नेम गिरा था कवीश्वर। तो लेखक भी ये कविता लिखने में मशहूर थे और इसीलिए इनकी पहचान किससे होती, कवीश्वर से पहचान होती। इनका सबसे पहले नाम क्या था, मूर्धन्य था। पद्माकर को क्या कहते थे, पहले मूर्धन्य। क्या इनका पुराना नाम क्या था, मूर्धन्य। तो ये सारी चीजें आपको फर्स्ट क्वेश्चन पेपर में आपको क्या पूछा जाता, भावार्थ पूछा जाता। कितने मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स के लिए। क्या, भावार्थ। तो 5 मार्क्स के लिए जब भावार्थ पूछा जाता तो इसमें आपकी आधी पढ़ाई, इस आंसर के आधे मार्क्स आपके 2.5 मार्क्स आपके मेरे साथ ही रेडी हो जाएंगे। क्या आप कविता का नेम याद रखेंगे और उसके राइटर याद रखेंगे, उनके साथ साथ पद्माकर का शुरुआत का नेम, यानी कि शुरू में क्या नाम से पहचानते थे, मूर्धन्य नाम से। कविता का नाम, कविता के लेखक कौन है, राइटर कौन है, और वो उनका नाम क्या था। 3 सेंटेंस बन गए आपके आंसर्स के। तो यहाँ पे आपके 2 मार्क्स रेडी हो गए। उसके साथ साथ लेखक कहाँ पे रहने वाले थे, उत्तर प्रदेश के। कहाँ के निवासी थे, उत्तर प्रदेश के। इसके साथ साथ लेखक कहाँ पे रहते थे, ये भी ज्वाइन करना है आपको, उत्तर प्रदेश। यानी कि छोटी छोटी चीजें आप मेरे साथ बने रहकर सीखना है, याद रखना है, ताकि
आपको पढ़ने में, रीडिंग करते समय आसानी हो। मैम ये बुक की लैंग्वेज बहुत हार्ड है, हम समझ नहीं सक रहे, ये आंसर समझाइए, ये वर्ड्स थोड़े आसान कर दीजिए, इस तरह का बोलते हैं। तो मैं आपकी लैंग्वेज में समझा रही हूँ, लेकिन कुछ जो इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आंसर में आपको यूज़ करने हैं, मैंने इस तरह बोर्ड पर लिख कर बताए, तो साथ ही साथ आप नोट भी कर लीजिए। तो उसके बाद अंत में इसमें क्या है, देखो इन्होंने कितने कविताएं लिखी। इनके वंश का नाम क्या था, इसके साथ साथ इनका नाम मूर्धन था, पहला नाम इनका मूर्धन था। उसके साथ साथ ये क्या थे, उत्तर प्रदेश के निवासी थे। कहाँ के, उत्तर प्रदेश के निवासी थे। उसके साथ साथ इनके खानदानी नेम क्या था, कवीश्वर। क्या था, कवीश्वर। यानी कि इनके खानदान में इनके पूर्वज कविताएं लिखने वाले थे, तो इसीलिए इनका भी खानदानी नेम क्या गया, कवीश्वर गया। तो कवीश्वर नाम से उन्हें पहचाना जाता था। उसके बाद इन्होंने क्या क्या लिखा, देखो इनके रचनाओं में, यानी कि जिस तरह हमें कविता नाम की कविता पढ़नी है, उसी तरह और कितने कविताएं हमारे बुक में दिए गए हैं, कितने रचनाएं हमारे बुक में दिए गए। तो हिम्मत बहादुर विरुदावली, हिम्मत बहादुर की विरुदावली लिखी, पद्माभरण लिखा, जगत विनोद भी लिखा इन्होंने, राम रसायन भी इन्होंने लिखा, गंगा लहरी भी लिखा। यानी कि जो इन्होंने रचनाएं लिखी है, जो कविताएं लिखे हैं, उनके कुछ नेम भी अपना है इन्होंने दिए हैं यहाँ पे। तो इसको आप अंडरलाइन करके रखना है, क्या क्या, बहादुरावली, ये भी आपको लिखना है, बहादुरावली, बहादुर विरुदावली, ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से याद रखने हैं और आपको इस तरह से इन्हें आंसर में शामिल करना है। देखो मैं कितने पॉइंट्स बता रही हूँ, इनका नाम, इनके बारे में क्या क्या चीजें हमें याद करनी है, नंबर 1 2 3 4 5 6, ये सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप आपका परिचय लिखने में मदद करने वाली हैं। तो इसी के साथ साथ क्या लिखा था इन्हें, पद्माभरण, क्या पद्माभरण भी लिखा है इन्होंने। उसके बाद क्या लिखा, जगत विनोद, उसके बाद क्या लिखा है, देखो जगत विनोद के बाद राम रसायन, क्या लिखा, राम रसायन। टीचर कहाँ से लिख रहे थे, क्या चीजें लिख रहे थे, ये सारी चीजें आपको बताकर लिख रहे हैं। तो आप 100% पूरी तरह से समझ के लिखना है, समझना है आप, और इसी तरह से याद भी रखना है। उसके बाद क्या है, ये गंगा लहरी, क्या है, गंगा लहरी। इस तरह इन्होंने क्या, ये कविता का नाम क्या है, इसके राइटर कौन है, इनका पुराना नाम क्या था, ये कहाँ पे रहते थे, और इनका खानदानी नेम क्या था, किस नाम से इन्हें पहचाना जाता था। उसके बाद इन्होंने क्या क्या लिखी, बहादुर विरुदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, राम रसायन, गंगा लहरी। यानी कि इतना सब लिखेंगे तो आपके कम से कम 5-6 लाइन हो जाएंगे, और ये मार्क्स के, ये क्वेश्चन के आपके 5 मार्क्स की तैयारी रेडी। तो इसके बाद हमें देखना है, देखो फिर से कुछ ऐड करना होता है यहाँ पे कि इस कविता का भाव क्या है, क्या रह गया, आपको अभी एक्सप्लेनेशन दे दिए, तो इसमें क्या रह गया, भाव, और ऐड करेंगे तो 100% पूरी तरह से आपके आंसर की तैयारी हो गई। यहाँ पे कितनी तैयारी कर दी थी आपने, 2.5 मार्क्स की हो। तो आप देखो आगे हमें क्या देखना है इस कविता में, कविता के बारे में लेखक क्या बताना चाहते हैं। ये जो ये धरती है, ये जमीन है, और जमीन पर हम बसे हैं, ये समाज, ये दुनिया बसी है इस जमीन पर, और इसी के साथ साथ इस धरती किस पर डिपेंड है, प्रकृति पर डिपेंड है। ये बरसात, ये मौसम, ये सब क्या है, प्रकृति की देन है। ये पानी, ये सारी चीजें, ये हवा, ये सब कुछ प्रकृति की देन है, और धरती इस पर डिपेंड है। तो इस कविता को हम कविता के जरिए देखते हैं। और भांति कुंजन में गूंजरत भीर भोर, और डोर झोरन पई बोरन है हवे गए, कहे पद्माकर सो और भांति गलियान, छलिया छबीले छेल और छबी छवे गए। और भांति कुंजन में गूंजरत भीर भोर,
यानी क्या देखो, इसे भौरों जैसे फूल, ये जो जगह जगह खूबसूरत खूबसूरत जो भौरे हैं, ये जो वन है, ये जो गार्डन है, इन चीज़ों से हमारी धरती और भी खूबसूरत लग रही है। डोर झोरन पे बोरन है हवे, यानी क्या देखो, इस तरह लेखक हमें इस कविता में मुख्य क्या बताना चाह रहे हैं। और रस और रित और राग और रंग और तन और मन और बन हवे गए। तो लेखक क्या बोलना, इस 4 पंक्तियों में लेखक हमें क्या कहना चाहते हैं। बरसात का मौसम है, कैसा बरसात का मौसम है, और पहले बरसात का जब मौसम आता है और ये बरसात की वजह से जो माहौल बनता है, जिस तरह का मौसम होता है, ये किस तरह होता है, एकदम शांत और एकदम सुहावना लगता है। तो इस मौसम की वजह से हमारा मन एकदम प्रफुल्लित हो चुका है। जगह आसमान में काले काले बादल छाए हुए हैं, ठंडी सी हवाएं बहने लगी हैं, और इसलिए बरसात आने वाला है। बरसात का ये मौसम की वजह से सब तरफ, हर गली गली मोहल्ले में भी एक खूबसूरत सी खुशबू फैल रही है। ऐसा लग रहा है कि कुछ एक सुंदर सा आदमी, एक खूबसूरत सा आदमी तैयार होके अपनी सुंदरता को, अपनी खूबसूरती को दिखा रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है। यानी कि हर इंसान के दिल को ये जो वसंत ऋतु का मौसम है, ये जो वसंत ऋतु है, जब ये आने वाला है तो ये हर इंसान के, हर आदमी के दिल को खुश कर देता है, प्रफुल्लित कर देता है। जगह जगह क्या है, एकदम काले काले बादल छाए हुए हैं, ठंडी सी हवा आने लगी है, सुनहरा मौसम बन गया है। जैसे कि बरसात आने से पहले जो मौसम होता है कितना सुंदर लगता है, ठंडी सी हवाएं आने लगती हैं। जब हम बैठते हैं, दरवाजा खोलते हैं या खिड़की में बैठते हैं तो कितना अच्छा फील करते हैं। इसीलिए सारे खुश हैं, सबका मन प्रफुल्लित है, सारे इंतजार कर रहे हैं अब ये वसंत ऋतु आएगा तो इसी तरह हमारे मन को प्रफुल्लित कर जाएगा और खुश कर जाएगा। तो अगली पंक्तियों में लेखक क्या कहते हैं देखो। तो दूसरी पंक्तियों में लेखक क्या कहना चाहते हैं देखो। भौरन को गूंजन बिहार बन कुंजन में, मंजुल मलार को गावनो लगत है, कहे पद्माकर गुमानहु में मानहु ते, प्राणहु तय प्यारो मनमोहन लागत। ये जब मौसम इतना सुंदर बन गया है तो इंसान अपने आप अपने मन में क्या करने लगा है, गुनगुनाने लगा है, गाने लगा है। देखो हम भी क्या करते हैं, जब मौसम सुहाना दिखता है, अच्छा दिखता है, कभी हमारा मूड एकदम फ्रेश होता है, इस तरह का माहौल दिखता है, तो हम क्या करते हैं, अपने में आप गुनगुना लेते हैं। आखिर वो क्या गुनगुना रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कौन सा गीत गा रहे हैं, इसका पता रहता है क्या, नहीं, लेकिन हम कुछ ना कुछ गुनगुनाते रहते हैं। यानी कि हम दिल से एकदम खुश रहते हैं, तो हमें कुछ अपने दिल के वर्ड्स अपनी जुबान पे अपने आप बिना बताए, अपने शब्द अपने जुबान पे आने लगते हैं। तो इसी तरह लेखक क्या कहते हैं, ये माहौल ने इतना खुश कर दिया है और इस माहौल की वजह से हम अपने आप में गुनगुनाने लगे हैं। और इस वसंत का जब मौसम आता है तो लोग क्या कहते हैं, मल्हार गाते हैं। गली गली में लोग मल्हार गाते हैं, इकट्ठा होकर गाने लगते हैं। इस तरह का गीत भी यहाँ पे हम वसंत के पहले गाया करते हैं। और देखो, काले बादल जब आसमान में छाए होते हैं तो इस बादल को देखकर जंगल में परिंदे, मोर, ये सारे खुश होते हैं। मोर प्यू प्यू कर रहा है, अलग से एक उसके सुर में, एक उसकी आवाज में एक खूबसूरती है, वो खुशियों से नाच रहा है कि अब बरसात आने वाला है। और उसकी भी एकदम सुंदर मधुर सी आवाज अब यहाँ पे हमें सुन। मेघों को शोर घनघोर चहु औरन, यानी कि ये घनघोर, ये काले से बड़े से छाए हुए बादल देखकर मोर भी नाचने लगा है। हुंडो रन को वृंद छवि छवानो लगता है, नेह सर सावन में मेह बरसाने में, सावन में झूलो भी झूला होने लग रहे हैं। क्या देखो, जब सावन का महीना है, बरसात आया है, तो हम भी खुशियां मनाने लगे हैं। झाड़ों पर, पेड़ों पर तो झूले लगे हैं, झूले झूलने लगे हैं, अलग अलग तरह के पकवान पकने लगे हैं हम। है ना कि बरसात जब 2 महीनों के बाद गर्मियों से तप कर इंसान हो या धरती हो या पेड़ पौधे हो, प्रकृति हो, ये सारी चीजें बरसात का इंतजार कर रही हैं, बारिश का इंतजार कर रही हैं और बारिश के लिए परेशान थे। जब बरसात आ गया, सावन महीना आ गया, तो ये खुश होकर क्या कर रहे हैं, अपनी खुशियां मना रहे हैं। देखो, पेड़ पौधे भी जब बरसात आता है तो एकदम खुश दिखते हैं, एकदम तृप्त दिखते हैं। तो उसी तरह लेखक क्या कर रहे हैं कि बरसात की वजह से मोर भी, काले बादल इतने अच्छे छाए हुए, ये सुनहरा मौसम देखकर मोर भी नाचने लगा है, इतने घनघोर बादल देखकर। और हम इंसान भी हमारे अलग अलग खुशियां मनाने लगे हैं। लोग मल्हार गाने लगे हैं, पेड़ों पर झूले लगे हैं, झूलों पे झूल रहे हैं। इस तरह का ये प्रकृति का माहौल इतना सुंदर किसकी वजह से, सिर्फ एक वसंत की ऋतु की वजह
आइए इस लेसन में सबसे इम्पोर्टेंट हमें क्या पूछा जाता है क्वेश्चन में, ये देखेंगे। तो पहले हमने क्या कहा था कि भावार्थ पूछा जाता है। भावार्थ 100% कविता पे से पूछा जाता है। पेपर में, क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, तो वो होगा भावार्थ का। तो हमें लिखना है ये कविता किसकी है। ये कविता कवित्त नाम है इसका, और ये कविता पद्माकर की है, और पद्माकर के बारे में कुछ जानकारी जो मैंने बताई है वो लिखना है। उसके बाद ये लेसन में क्या बताया गया है, इस कविता में क्या बताया गया है कि कविता में वसंत ऋतु के बारे में जिक्र किया गया है। वसंत ऋतु आने से मौसम इतना सुहावना बन जाता है, सारे खुश होते हैं, धरती प्रकृति हर चीज हर तरह से बरसात की वजह से खुश हो जाती है। हम इंसान भी इतनी खुशी महसूस करते हैं जैसे कि अपने आप को एक सजा धजा इंसान, सज सवर के एक आदमी लोगों को बता रहा है, एक दुल्हन सज सवर के लोगों को देखने के लायक कितनी सुंदर लगती है। उसी तरह ये प्रकृति का माहौल खूबसूरत बना हुआ है। और ये बरसात की वजह से, ये बारिश की वजह से, ये वसंत ऋतु की वजह से मोर, चातक, ये जो बर्ड्स है ये भी खुश होकर झूम उठ रहे हैं, और हम अपने मल्हार गीत गा रहे हैं। और उसके साथ साथ हम पेड़ों पर, पौधों पर बड़े बड़े झूले लगाकर हम झूले भी झूल रहे हैं। इस तरह की खुशियां हम किसकी वजह से मना रहे हैं, एक वसंत ऋतु की, एक बरसात की वजह से मना रहे हैं। इतना अगर लिखेंगे तो ये मार्क्स, ये भावार्थ यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया। स्क्रीन पर लिखकर भी टेक्स्ट दूंगी मैं, या तो आप डिस्क्रिप्शन में भी जाके इस लेसन की इम्पोर्टेंट क्या है और किस तरह के क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने थे, इस कविता के बारे में कौन से क्वेश्चन की आपको तैयारी करनी थी, ये बताऊंगी। तो ऑलरेडी मैं आपको पढ़ के कुछ क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो आप बने रहना है इस वीडियो के साथ। वसंत ऋतु को ऋतुराज यानी ऋतुओं का राजा लेखक क्यों कह रहे हैं, ये पूछते हैं। तो सबसे पहले देखो, वसंत ऋतु आने से हमारा माहौल बिल्कुल बदल गया, मौसम बदल गया। लोग बरसात की वजह से खुश होकर बन ठन के गलियों में निकलने लगे। उसके साथ साथ हमें मोर, चातक जो पक्षी है गुनगुनाने लगे, गाने लगे, नाचने लगे। और उसी के साथ साथ हमें क्या दिखने लगा, यहाँ का माहौल, यहाँ का जो माहौल है एकदम इतना सुंदर ताकि हम उसका वर्णन भी, उसका एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल कर नहीं सकते, उसको हम कुछ शब्द नहीं दे सकते। यानी कि ये बरसात की वजह से पेड़ पौधे, इंसान, जानवर, ये सारे इतने खुश है कि हम उसको शब्द में बयान नहीं कर सकते। इसीलिए लेखक ऋतु को किसका नाम दिया है, वसंत ऋतुओं का राजा यानी कि ऋतुराज कहा है। क्या कहा है, ऋतुराज। क्या कहा है, ऋतुराज कहा गया है। ये एक ही वर्ड में आंसर है। देखो, ऋतु को, वसंत ऋतु को ऋतुराज क्यों कहा गया है, तो क्यों कहा गया है, ये बरसात की वजह से ये जो सुनहरा मौसम बन गया है, इसकी वजह से हम सारे खुश हैं। काले काले बादल छाए हुए हैं, सुनहरी सी हवा बह रही है, ठंडी सी। ये हवाओं की वजह से, ये मौसम की वजह से हम इंसान भी बहुत खुश हैं। यहाँ का माहौल एकदम अत्यंत सुंदर है। लोग बन ठन कर घूम रहे हैं, झूले झूल रहे हैं, गाने गा रहे हैं, मल्हार गा रहे हैं। मल्हार किसको बोलते हैं पता है ना, मल्हार गा रहे हैं। जो बर्ड्स हैं वो भी खुशियों से झूम रहे हैं। यानी कि सारी धरती एकदम बरसात से तृप्त होकर, खुश होकर, वसंत ऋतु के इस माहौल से एकदम खुश हो गई है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, ये जो खूबसूरती है हम शब्दों में, हम वर्ड्स में बयां नहीं कर पाते। इसलिए लेखक क्या कह रहे हैं, वसंत ऋतु को ऋतुराज का शब्द, ऋतुराज की उपाधि दी। तो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, देखो, रीति काल के प्रमुख कवि पद्माकर का जीवन परिचय अपने शब्दों